अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज हमारे पास सियासी खबरें भी बहुत हैं और मौशी एतबार से भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में तफसीली तौर पर। पेशावर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त थी, इसको मुत्तफ़िका तौर पर खारिज कर दिया। ये फैसला पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ की उम्मीद लगाए बैठी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए एक बड़ा सेटबैक साबित हुआ है। फैसले के बाद बहुत सख्त किस्म का रद्दअमल भी और जज्बाती किस्म का रद्दअमल हमने देखा असद कैसर साहब की तरफ से, जिन्होंने ऐलान किया कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम मुजाहमत की सियासत ही अब करेंगे। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कंप्लीटली तो वो अदा नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ तक कह गए कि मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, हम तो मुजाहमत ही करेंगे। अब ये जो बयान है, आज का जो रद्दअमल है, ये उन हालात के बाद आया जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की मुलाकात हुई थी और उसका बहुत खैर मकदम किया जा रहा था। इसी सिलसिले में आज सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने भी एक पैगाम जारी किया और उन्होंने भी उस मुलाकात का खैर मकदम करते हुए बातचीत का माहौल पैदा करने के ऊपर जोर दिया है। अब हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे पूरा हफ्ता जो हम एक रद्दअमल का सिलसिला PTI का देखते रहे और जो हुकूमत का तरीक़ाकार है जो अपना रही है वो PTI के साथ, वो भी सबके सामने है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो मुज़ाहमत का रास्ता है, ये PTI के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या नुकसानदेह साबित होगा, गिवन जो हालात हैं इस वक्त। ना उनको एहतजाज की इजाज़त मिली, जो उन्होंने कोशिश की वो जो है वो कामयाब नहीं हो सके उसमें। सेकेंडली ये भी कि क्या इस चीज़ की रियलाइजेशन की भी PTI को ज़रूरत है कि उनकी जो एक फुकदान रहा उनकी पॉलिसी और तरीक़ाकार के अंदर, जैसे बहुत से लोग आर्ग्यू करते रहे कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के बजाय सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला ही दुरुस्त नहीं था इन द फर्स्ट प्लेस। ये फुकदान वजह है या वाकई फ़ैसला कर लिया गया है कि PTI को दीवार के साथ लगाना है, अब वो जो भी करते रहें, हालात ऐसे ही उनके लिए रहेंगे। इसके अलावा इत्तेहादी हुकूमत अब जो है वो फंक्शनल हो चुकी है। नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब मीडिया के साथ बहुत इंटरेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कल भी एक इंटरव्यू भी दिया और सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की। इसमें वो अपने मौशी प्लान और इस्लाहात के एजेंडा से मुतालिक जो है वो बता रहे हैं। IMF से नया तवीलुल मुद्दती पैकेज हासिल करना उसमें शामिल है। फिर PIA और डिस्कोस की निजकारी, टैक्स बेस को बढ़ाने की वो बारहा बात कर रहे हैं। ये उनकी तरजीहात में शामिल नज़र आ रहे हैं मामलात। दूसरी तरफ IMF वफ्द ने भी वजारत ख़जाना का दौरा किया है और मौशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात को एक तरफ उन्होंने सराहा भी है और साथ ही इसके लिए सख्त मौशी पॉलिसीज़ इख्तियार करने की ज़रूरत के ऊपर जोर दिया है। इस हवाले से हम बात आज के प्रोग्राम में करेंगे। अब जो शराइत है IMF की, उसमें हुकूमत से बड़े सारे मुतालबात किए जा रहे हैं। फर्टिलाइज़र प्लांट्स जो है उनको सस्ती गैस फराहमी ख़त्म करने की भी बात वो कर रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर, बड़ा देरीना मुतालबा ये रहा है कि उसको दस्तावेजी बनाकर टैक्स सिस्टम में लाया जाए। तो हम डिस्कस करेंगे कि जो वज़ीर ख़जाना है उनको अपना मौशी एजेंडा नाफिज करने के लिए क्या वो कामयाब हो पाएंगे, गिवन कि वो एक गैर मुंतखब शख्सियत है, क्या उनके लिए चैलेंजेस होंगे और क्या समत दुरुस्त है जो उनके जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं उस हवाले से। एक और बहुत ही अहम इशू है, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर को बैन किया हुआ है, जो X की सर्विसेज हैं, ट्विटर की। इसके ऊपर इंसानी हकूक़ की तंजीमें और जो हमारी डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी की है। इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या वजह है हुकूमत इसको एक्नॉलेज नहीं कर रही। वज़ीर इत्तलात बार बार कहते हैं कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। और सहाफ़ी असद तूर के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी, जिनको ज़मानत के हवाले से जो केस था उसमें समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है 3 मायानाज तज्ज़िया का। हमारे साथ शहबाज राना साहब मौजूद हैं, इनसे हम मौशी एतबार से भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। मुशर्रफ जैदी साहब और अंबर शमसी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं सियासी जो मामला चल रहे हैं उसके ऊपर मुशर्रफ साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। PTI के लिए आपको ख़ास रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, हर गुजरते दिन के साथ हम ये देख रहे हैं। अब ये जो रिज़र्व सीट्स का मामला है इस पर भी दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। रद्द-ए-अमल जो है वो PTI का हमें मूड स्विंग्स के अराउंड नज़र आया है। एक दिन गंडापुर साहब जैसी शख्सियत आकर बातचीत के ऊपर जोर देते हैं, दूसरी तरफ आज असद कैसर साहब ने फैसला आने के बाद दिल बर्दाश्ता होकर सिर्फ मुज़ाहमत को रास्ता करार दिया। आप समझते हैं कि ये अगर मुज़ाहमत कन्फ्रंटेशन की तरफ जाते हैं तो ये फ़ायदेमंद होगा PTI को, उनके तमाम मुतालबात को सामने रखते हुए, जो वो कहते हैं कि हमारी सुनवाई कहीं पर नहीं हो रही। देखिए, अब सब मेरे लिए जो PTI के लिए अच्छा है उससे मेरा कोई गर्ज नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि इस मुल्क के लिए क्या अच्छा है। इस मुल्क के लिए अच्छा है कि PTI हमारे सियासी निज़ाम का उसी तरह से उसको हिस्सा बनने का मौका मिले जिस तरह दीगर और पार्टियों को मौका मिला है। अगर वो मौका उसको नहीं मिल रहा तो ये मुल्क के मफादात के लिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, वो मैं समझता हूँ मुज़िर हो सकता है।
तो रही बात पीटीआई के रद्द अमल की, तो मेरा ख्याल है कि कोई बड़ा फैसला जो पीटीआई ने अच्छा किया हो, बावजूद इसके कि इस मुल्क की बेशतर अवाम ने ख़ास तौर पे शहरों में और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में अपना इतना ज़्यादा एतमाद जो है इस पार्टी और इस पार्टी की लीडरशिप के साथ जोड़ा हुआ है। इस पार्टी की लीडरशिप से दानाई के फैसलों की उम्मीद रखना जो है वो अब अगेन मेरे लिए एक जो है वो इट्स अ लूजिंग कॉज। सिर्फ जो दुख या या जो परेशानी की जो बात है वो ये कि क्या कोई भी ये समझता है कि मुल्क में अच्छी खासी, चलें हम ये भी नहीं कहते कि वो मजमूई तौर पे जो है मेजॉरिटी है, लेकिन अच्छी खासी एक हमारी आवाम में खास तौर पे नौजवान जो हमारी पौधे उसमें इस पार्टी के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक है। तो क्या उनको हम दिल बर्दाश्त करके, असद कैसर जो भी कहें, लेकिन उनके पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, असल जो इशू है, जो इंटरेस्ट है, चाहे वो कोई भी हुकूमत है और कोई जिस भी रियासत होगी, जो भी उस रियासत को चला रहा होगा, तो उनके लिए एक अहम सवाल ये होगा कि इस मुल्क के और इस माशरे के नौजवानों को अपने से दूर करके मुल्क के मसाइल ठीक किए जा सकते हैं या उनको अपने करीब लाके। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि किसी ने कोई अगर ऐसी कार्रवाई की है जो मुल्क के लिए खतरनाक थी या मुजिर थी, तो उनको मतलब सुलह माफी उनके साथ हो जाए। लेकिन क्योंकि इतनी ज्यादा जो है मफाहमत की बातें लोग करते रहे हैं, तो उस मफाहमत में कहीं ना कोई पहल जो है वो हुकूमत को, रियासत को करनी होगी, और वो होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा। नहीं नज़र आ रहा। अंबर, जिस तरह मुशर्रफ साहब भी बात कर रहे हैं, अब तो गैलप के सर्वेज हों, हमने खुद जिन लोगों ने इलेक्शंस को कवर किया है वो सब देखते हैं कि बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की एक पॉपुलैरिटी पीटीआई इंजॉय कर रही है इस मुल्क में। लेकिन दूसरी तरफ उनको अदालतों में भी उस तरह के नताइज नहीं सुनने को मिल रहे जो वो सुनना चाहते हैं। अब आपकी नज़र में सब चीज़ों को देखते हुए पीटीआई को कुछ इक्तफा कर लेना चाहिए इन हालात के ऊपर, पार्लियामान के अंदर रहते हुए अपना एहतजाज करते रहे, ट्राइब्यूनल्स के ऊपर, अदालत की तरफ अपनी तवज्जो रखें, या फिर फुल फ्लैज उनको एहतजाज ही करना चाहिए? जो उनकी पॉपुलैरिटी है, वो पार्टी ने जो नज़रिया पेश किया वो हमेशा एहतजाज और इसके अलावा जो सियासी जमातें हैं उनसे हाथ न मिलाने के हवाले से था। सो आप समझती हैं कि अब कुछ बैलेंस किस्म की अप्रोच होनी चाहिए, या अपने एहतजाज, अपनी बात को एक पावरफुल पोजीशन के ऊपर रहते हुए उनको इसी तरीके से मुतालबा करते रहना चाहिए? अब सर, ये जो कल अली अमीन गंडापुर की मुलाकात शहबाज शरीफ साहब के साथ, जरदारी साहब ने भी उसका खैर मकदम किया, आपने शुरू में जिक्र किया था, वो इसलिए भी है क्योंकि जहां निज़ाम का ताल्लुक है, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा तो बन चुके हैं अली अमीन गंडापुर, और उनकी जारहाना गुफ्तगू, और मैं कहूँगी कि नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू को अलग रखें, अब वो निज़ाम में दाखिल हो चुके हैं और उनको भी मालूम है कि उनको निज़ाम में दाखिल होकर अपने सूबे के लिए अगर काम करना है तो कुछ हद तक तो जो सियासी जमातें इस वक्त हुक्मरां हैं उनके साथ बातचीत करनी होगी। वज़ीर आज़म के हल्फबरदारी की तकरीब में वो शामिल तो नहीं हुए थे, लेकिन जाहिर है उनको फंड्स की भी ज़रूरत है। उनका एक मौक़िफ़ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक के टैक्सेस के हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, तो इन सब मामलात को सुलझाने के लिए बातचीत, जो हम हमेशा कहते हैं कि आप इंतखाबात हों, वो जो कंपटीशन होता है वो अलग होता है, लेकिन जब आपने हुक्मरानी करनी होती है तो किसी सतह पर तो बातचीत करनी पड़ती है। और इस वक्त क्योंकि वो शफकत का हाथ नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ के ऊपर था, जब वो 2018 से 2021 तक 22 तक वो हुक्मरानी कर रहे थे, तो अब बातचीत मजबूरी बन गई है, जिसकी वजह से आपको अली अमीन गंडापुर की मुलाकात और वो देखा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप असद कैसर को देखें, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपोजिशन में है, वो असेंबली में है, और ज़ाहिर ज़्यादतियाँ भी हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और उसमें कुछ अपनी सियासी गलतियाँ भी शामिल हैं, जिसमें मैं तो यही कहूँगी कि जो सुन्नी इत्तेहाद के साथ इन्होंने मिलकर अपनी रिजर्व सीट्स का मामला तय करने की कोशिश की है, उनमें से एक और गलती ये थी। लेकिन उसको अगर छोड़ देते तो असद कैसर निज़ाम में उस तरीके से नहीं है जैसे अली अमीन गंडापुर हैं। तो वो जो एक मज़ाहमती सियासत है, सड़क की सियासत है, जो डिस्ट्रप्शन की
इसमें तहरीक इंसाफ बेमिसाल है और उनका कोई सानी नहीं है। तो वो ज़ाहिर जारी रखेंगे, जो उनका सपोर्टर है, उनका वोटर है, और हमने उनकी मकबूलियत का बुनियाद में कहूँगी वो है और रहेगी, तो वो जारी रखेंगे। तो मैं कहूँगी कि इसमें मेरे ख्याल में कोई हैरानगी की भी नहीं होनी चाहिए, सिंपली बिकॉज वी कैन सी द डिफरेंसेस, और इसकी वजह यही है बुनियादी, क्योंकि एक निज़ाम में है और एक निज़ाम से बाहर है, और मकबूलियत ज़ाहिर है उसका पारा ऊपर ही रखना है, ऊपर ही रखना है। शहबाज साहब, अब ये मुआशी एतबार से भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस किस्म की आप समझते हैं कॉज फॉर कंसर्न होना चाहिए इस हुकूमत के लिए, इस एतबार से हुकूमत और फैसला साजों दोनों के लिए? और दूसरा ये, जिस तरह अंबर साहिबा भी बात कर रही हैं, ये पार्टी अगर आज मुजाहमत की बात कर रही है PTI, तो इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक ऐसा एहतजाज और धरना करके मुल्क को ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल के ऊपर कैपिटल को तो ले आए थे, लेकिन आज अगेन जैसे अंबर साहिबा ने कहा, वो शफकत का हाथ भी नहीं है उनके सर के ऊपर। तो क्या ये एक वजह आपको नजर आती है कि हुकूमत बिल्कुल इग्नोर कर रही है उनके जो मुतालबात हो, एक बेसिक लेवल के ऊपर उनको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक ये बात है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी अहम है, इसकी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो पाकिस्तान को है। जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स हैं, आपके जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी पाकिस्तान के ऊपर जो भी कमेंट्री आती है, जो भी रिपोर्ट आती है, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से उसको हाईलाइट किया जाता है। तो अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात हो तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के रियासती इदारों और वफाकी हुकूमत की जानिब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट की ज़रूरत है और जिसको ज़रूरत है वो वफाकी हुकूमत है। जो सूबाई हुकूमतें हैं वो कैश सरप्लस हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, पंजाब की है या बाकी सूबों की, उनके अपने जो मिसमैनेजमेंट के इशूज़ हैं उसकी वजह से वो किसी वक्त डेफिसिट में, खसारे में चले जाते हैं। बाय एंड लार्ज जो वफाक से उनको टैक्सेस में से शेयर मिलता है वो इतना होता है कि अगर वो अपने जो अपना बजट है, अपना निज़ाम है, वो सही तरीके से चलाना चाहें तो वो चला सकते हैं। तो वफाकी हुकूमत को इस वक्त सूबों की ज़रूरत है। अगर IMF के प्रोग्राम की भी आप बात करती हैं तो उसके अंदर भी जो सपोर्ट आती है, जो एक किस्म का उन्होंने बजट अपने में से कुछ पैसे बचा कर, जिसको कैश सरप्लस बोलते हैं, वो वफाकी हुकूमत को दिखाने होते हैं, तो वो IMF का एक प्रोग्राम की एक शर्त के तहत वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसमें वो डेविएट करते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट आता है ओवरऑल IMF के प्रोग्राम के ऊपर आता है। इस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो फिर अगर PTI की तरफ से किसी भी किस्म की कोई इंस्टेबिलिटी की मूव आती है तो जो फेडरल गवर्नमेंट है और बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं उनको इस बात का सोचना चाहिए कि उनको एग्रावेट ना करने दें और अपनी तरफ से कुछ ऐसे एक्शन ना लें जिससे ये एक तासुर आए कि PTI को मज़ीद दीवार के साथ लगाया जा रहा है। ये दोनों अगर सिस्टम के अंदर रह के काम करेंगे, जिस तरह कल की एक मीटिंग थी और उससे जो उसकी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट वहाँ से आई और एक तस्वीर भी जारी, उसको बड़ा एक वेलकम किया गया कि एटलीस्ट सियासी निज़ाम के लिए, जमहूरी निज़ाम के लिए इन दोनों पार्टीज़ का, इन दोनों हुकूमतों का साथ बैठना ज़रूरी है। क्या इनको मज़ीद दीवार के साथ लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, ये एक सियासी सवाल है। बट अभी तक की जो सूरत लग रही है, दो चीज़ें मेरा ख्याल ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से शायद अगर किसी जगह पे कोई सॉफ्ट कॉर्नर इनके लिए पैदा होना शुरू हुआ था उसमें वो कमी आई है। वो एक जो PTI की तरफ से IMF को ख़त लिखा गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसका कोई फ़ायदा इनको नहीं होना था, और दूसरा एक जो मूव हुई है GSP प्लस के हवाले से जिसको PTI तो डिसोन करती है बट उनके लोगों की तरफ से जिस किस्म की पिटिशन करने की कोशिश की गई है। तो पाकिस्तान की जो भी सियासी यहाँ पे हुकूमतें बनी हैं और जो सियासी पार्टीज़ हैं उनको ये बात मेरे ज़ाती ख्याल में जहन में रखनी चाहिए कि उनके जो भी अपने सियासी मफादात हैं वो अपनी जगह पर, कोई ऐसी मूव ना चलें जिसका पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हो और इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए एम्बेरसमेंट हो। ये बात ठीक है कि इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, इवन कि जो मीडिया फ्रीडम है, उन तमाम के ऊपर सवालात हैं और हर जगह से सवालात उठाए जा रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर से उस पर कम आवाज़ें हों या ज़्यादा आवाज़ें हों, आप देख लें US के अंदर भी उसके ऊपर क्वेश्चनिंग हो रही है। GSP प्लस को आप टारगेट करना, मैं इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। अगर PTI इस किस्म के काम करेगी तो उससे इनको और ज़्यादा नुकसान होगा। इनकी मेन लीडरशिप वो जेल में है। ये जो आप जो गुफ्तगू हम EU के हवाले, जो GSP प्लस के हवाले से बात कर रहे हैं, इसमें तो वजाहत आ गई EU की तर्जुमान की तरफ से भी कि इस किस्म का कोई रब्ता नहीं किया गया PTI की तरफ से। लेकिन वैसे ही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि राइट्स वायलेशन ये GSP प्लस स्टेटस के हवाले से शराइत में शामिल है, IMF की भी इस किस्म की बहुत सारी शराइत रहती हैं। तो आप नहीं समझते कि अगर किसी को महसूस हो कि वायलेट हो रहा है तो उसको हाईलाइट करने में कोई हर्ज नहीं है, अगर ऑब्वियसली रिवोक करने का ना कह रहे हो GSP प्लस स्टेटस को, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग।
देखिए आप खुद जब बेल्जियम गई थी तो आपने देखा वहाँ पे उनके जो 27 इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स और मीडिया फ्रीडम, इन तमाम का जिक्र है। और जो ईयू है इन चीज़ों को सीरियस लेता है और उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें इसका तस्करा भी होता है। तो उसका एक प्रॉपर एक तरीक़ेकार, एक प्लेटफॉर्म है, उसको उस प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया जाए। उनके जब रिव्यू मिशंस आते हैं उनसे जब ये पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात करें या जो भी करें तो डेफिनेटली हाईलाइट करें किसी पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है, वो तो उनका राइट है, उसको तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर ईयू जो है उसको डिसोन भी कर रहा है इस चीज़ को या उन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको नज़र तो आ रहा होता है कि इनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी हरकत हो रही होती है। अब सूरत हाल ये है कि इस तरह के जो डेस्परेट मेजर्स होते हैं, चाहे वो IMF वाला हो, GSP प्लस वाला हो, जिसमें कितनी हकीकत है या नहीं है वो बात की बात है, इस तरह के इकदाम से या तो PTI को सियासी तौर पर भी फ़ायदा हो रहा हो ना, तो समझ आती है कि PTI ने इसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए उनको इस्तेमाल कर लिया। उनको पॉलिटिकल गेन हो नहीं रहा, प्रॉपर चैनल वो इस्तेमाल कर नहीं रहे, तो उनको उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर अगर कहीं पैदा हो रहा है तो वो उसमें कमी आ रही है। PTI को इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। मुशर्रफ साहब, जो मुफीद मशवरे PTI को दिए जा रहे हैं कि आप सियासी कुव्वतों के साथ हाथ मिलाएं, उनके साथ बैठ जाएं, बल्कि इनफैक्ट उनके सियासी मुखालिफिन वेलकम भी कर रहे हैं कल की मुलाकात को, सदर मुमलिकत ने भी इसको वेलकम किया। लेकिन आप नहीं समझते कि गिवन द ग्राउंड रियलिटीज़ ये एक इररेलेवेंट सी बात है? मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना तो बना रही है PTI, हर चीज़ का जिम्मेदार करार दे, लेकिन वो एक बेनिफिशरी की हद तक तो हैं। असल मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ है और PTI को मामला तय भी उन्हीं के साथ करने चाहिए। क्या ख्याल आते हैं आपके? अब से ये सारी बातें तो मेरे ख्याल है काफ़ी अरसे से जो है वो हो रही हैं। असल जो अगेन मैं कहूँगा कि जो असल क्राइसिस है वो शायद ये नहीं है कि PTI और PML नून एक दूसरे को क्या कह रही हैं। असल क्राइसिस ये है कि जो मसाइल PML नून हल करने जा रही है उनका उन मसाइल के मौजूद होने का जो खुमियाजा भुगत रही है वो पूरी आवाम भुगत रही है, जिसमें PTI के सपोर्टर भी शामिल है, PML नून के भी। और अगर वो मसाइल ऐसे ही जारी रहे जिस तरह वो चलते आए हैं तो ये सिर्फ अवाम का नहीं बल्कि रियासत के लिए भी बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ा बोझ जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा बन जाएगा। इसमें सबसे अहम जो इशू है वो मईशत का ही है। और चाहे डिफॉल्ट की डिबेट जो है वो जब ज्यादा IMF के साथ कशीदगी होती है तो ज्यादा गर्म हो जाती है वो डिबेट, जब IMF का प्रोग्राम ऑन होता है तो वो डिबेट रुक जाती है। लेकिन डिबेट डिफॉल्ट होने या ना होने वाली बात वही है कि हुकूमत में PTI या PML नून है। असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान जब IMF प्रोग्राम होता है तो क्या पाकिस्तान जीता जागता और उभरता हुआ पाकिस्तान है या एक रेंगता हुआ बेबस पाकिस्तान है जो अगले IMF ट्रांच तक उसी तरह बेबस रहेगा और अगले IMF प्रोग्राम तक उसी तरह बेबस रहेगा। तो ये जो बुनियादी हकायक है हमारी मईशत के बारे में और इन हकायक का हमारी खास तौर पे जो नौजवान अवाम है उसके ऊपर क्या असरात हैं, इसका इन दोनों चीजों का जो जोड़ है, असल डिबेट जो है वो उस पर होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली चाहे वो हमारे रियासती इदारे हों, चाहे पार्लियामान के मेंबरान हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उनका इस अहम तरीन जो कशमकश है बिटवीन द इकोनॉमी एंड द पीपल एंड द एलीट, उसमें कोई मेरा ख्याल है पेशरफ्त ना हुई है पिछले 2 साल में, ना मुझे होती भी नजर। अंबर, अब सफ़र तो आवाम करते हैं लेकिन फैसले तो फिर फैसला साजों के हाथ में होते हैं, तो हम उन्हीं को मुखातिब कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में डिबेट कर सकते हैं। आवाम ने तो वोट डालना था, उन्होंने वो भी डाला जाकर, जैसे भी हालात थे उसमें डाला। और इसमें कोई शक नहीं है कि PTI को उनके मुखालफिन भी मानते हैं कि बहुत ज़्यादा वोट पड़ा इन नासाजगार हालात के बावजूद जहाँ इंडिपेंडेंटली उनके कैंडिडेट्स लड़े थे। लेकिन मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि हुकूमत अगर ये मौक़िफ़ अपनाती है, बिलखुसूस नून लीग जो ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते रहते हैं कि हम भी धांधली के हवाले से शोर शराबा करते थे लेकिन PTI ने उस बात के ऊपर कोई जहमत नहीं की उसको रिस्पॉन्ड करने की जब PTI का अपना दौरे हुकूमत था। सो अब क्या ही हो सकता है, इनको अदलिया का दरवाज़ा ही खटखटाना पड़ेगा। और PTI की हुकूमत भी उस वक्त गई, उस एहतजाज की वजह से नहीं जो लॉन्ग मार्च लेकर आई थी उस वक्त की सियासी जमातें जो एहतजाज कर रही थी, बल्कि जब उनका 1 पेज ख़राब हुआ तो PTI को भी कहीं ना कहीं अब 1 पेज के ऊपर ही नज़र रखनी चाहिए या फिर
आप समझती हैं कि उनको कुछ तवक्कुआत या फिर एहतजाज हुकूमत के खिलाफ हो? नहीं, मेरे ख्याल में कि हमें, आपने जैसे कहा और मैं इसकी तायद करती हूँ कि धरने, लॉन्ग मार्चेस, इससे हुकूमतें हिलती नहीं हैं। तो हुकूमतें तभी हिलती हैं जब ताकतवर कुव्वतों के साथ नाराजगी हो। जो भी कोई भी जो हुक्मरान जमात होती है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादातर आपको अभी तक पाकिस्तान में हमने यही देखा है, और ख़ास तौर पर ये 2 अदवार जो गुजरे हैं, और मैं कहूँगी ये मौजूदा जो दौर है और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2017 से जो स्पेस है, जो सियासी जमातों के लिए अपनी पावर असर्ट करने की स्पेस है, वो तो कम होती गई। और अब ये हालात हो गए हैं कि हम इस वक्त उम्मीद भी नहीं रख सकते फिलहाल कि वो स्पेस कुछ वापस मिलेगी। और जो ताकत होती है सियासी जमातों की, वो बुनियादी तौर पर तो जैसे कहा जाता है ना आम इस्तिलाह में, गेट नंबर 4 ही होती है। सबसे पहले तो वो है, ये तजाद ज़रूर है कि मकबूलियत किसी और की होगी, लेकिन ताकत में आपको जो सपोर्ट मिलेगी और आएंगे तो वो पिंडी के ज़रिए ही आएंगे। तो मेरे ख्याल में जब तक आप अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं करते तब तक आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते। ये तो बिल्कुल वाज़े तौर पर हम समझ गए हैं और हमें पता है, और ये फ़िलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है, ये बदलने वाला है। अगर मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी इक़्तिदार में वापस आई है, वो किन दरवाज़ों के ज़रिए आई है, इसमें कोई हम दो राय तो मेरे ख्याल में हो ही नहीं सकती ना, कि पहले केसेस जो बने थे मौलाना साहब के बयान के बाद तो बिलखुसूस अब नहीं है, और फिर जब हाथ उठा लिया गया और नाराजगी खत्म हुई तो फिर वो केसेस भी हल हो गए। तो इसको जब हम जुटला नहीं सकते तो फिर जाहिर है रास्ता फिर एक ही है, बातचीत का है। और वो अगर आपने इक़्तिदार में आना है, अगर आपने अपोजिशन में रहना है और आप समझते हैं कि आप मकबूलियत की बुनियाद पर ही इक़्तिदार में आएंगे, तो मेरे ख्याल में कि अभी अगर आप हकीकत पसंद है, पाकिस्तान में फ़िलहाल तो ऐसा नहीं होने वाला। सही। अब ये एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। जब वापस आएंगे तो हम इकोनॉमी से ही बात करेंगे। जिन तरजीहात का इजहार नए वज़ीर ख़जाना कर रहे हैं वो किस हद तक काबिल अमल हैं, इस पर खुसूसी गुफ्तगू होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब हम बात करेंगे मौशी एतबार से। शहबाज साहब, जो गुफ्तगू हम सुन रहे हैं वज़ीर ख़जाना की, उसमें वो तवीलुल मुद्दती IMF प्रोग्राम की बात और जिस अज़म का इजहार कर रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आखिरी प्रोग्राम होगा। सो अब जब कोई वज़ीर ख़जाना बनता है या फिर जब ऐलानात कैंपेन के दौरान किए जा रहे होते हैं तो कमोबेश एक जैसे ही वादे और दावे किए जा रहे होते हैं। सो आपकी नज़र में ये उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो किस हद तक ये काबिल अमल हैं जो गुफ्तगू कर रहे हैं? सबसे अहम निकात क्या हैं इसके? जी, मैं सबसे इस वक्त जो प्रायोरिटीज़ हैं और जो तरजीहात हैं वो ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हैं, ना ही वो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की हैं। पाकिस्तान की वही तरजीहात होंगी जो IMF डिटर्मन करेगा। और IMF की जो डिटर्मिनेशंस हैं वो कोई ख़ुद से वो नहीं करते, उसके पीछे पाकिस्तान की इकॉनमी के जो मसाइल हैं कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकॉनमी वो कम हो चुकी है। पाकिस्तान अभी भी उसको एक सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना हमेशा रहता है। 25 से 30 अरब डॉलर सालाना आपको चाहिए, और जिसमें से कोई 12 से 14 अरब डॉलर आपका रोल ओवर हो जाता है। बाकी ऑन एन एवरेज आपको 15-16 अरब डॉलर हर साल नया कर्जा चाहिए पुराने कर्जे वापस करने के लिए, और करंट अकाउंट खसारा को उसको ब्रिज करने के लिए। आपके महंगाई के इश्यूज़ हैं, उससे रिलेटेड फिर आपकी बात हो जाती है। शरह सूद में इजाफे की, पब्लिक फाइनेंसेस के इश्यूज़ हैं, टैक्स बेस के इश्यूज़ हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जो मैं आपको गिनवा रहा हूँ, आपने कई दफ़ा दर्जनों दफ़ा ये बातें सुनी हुई हैं। यही बातें अब जो है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब कह रहे हैं। जो फ़र्क है वो ये कह रहे हैं कि माजी में ये सारी बातें होती रही हैं, रिपोर्ट्स बनती रही हैं, रिपोर्ट्स का इंतज़ार किया जाता रहा है। इस दफ़ा वी आर सीरियस और हमने आते ही काम शुरू कर देना है। अब उनके जितने भी आप स्टेटमेंट्स देख लो उसमें नई चीज़ कोई नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि वो एम्फेसाइज कर रहे हैं और एक चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं। उनकी आउटलुक जो है वो पॉजिटिव आपको ज़रूर लग रही है कि वो जो चैलेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट जो सोल्यूशन पेश कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने जो एक इंटरेक्शन उनका हमारे साथ हुआ कुछ जर्नलिस्ट के साथ, फिर जो कल शाहजेब खानज़ादा साहब के शो के ऊपर थे, उन्होंने अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट दी नहीं है जिससे लगे कि वो कोई फिस्कली इर्रेशनल बात कर रहे हैं या कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो कि पाकिस्तान के जो मौजूदा इकनॉमिक मसाइल हैं उसमें फर्दर उनको एग्रावेट कर दे। तो वो सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, बट वो जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन होम ग्रोन नहीं है। सोल्यूशन वहीं से आ रहा है, सोल्यूशन वाशिंगटन से आ रहा है और IMF का सोल्यूशन आ रहा है। और जब तक ये पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती, जिसमें ख़ास तौर पर
आपके सरकारी अदारों की जो निजकारी शामिल है, ख़ास तौर पर आपका जो बढ़ता हुआ वेज बिल है और पेंशन बिल है, ख़ास तौर पर आपका जो बढ़ता हुआ कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी है, और फिर एक्सचेंज रेट रजीम है और एक्सटर्नल सेक्टर के प्रेशर्स हैं, जब तक इनका सोल्यूशन नहीं हो जाता देर पा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि जो 24वां प्रोग्राम IMF का होगा ये आखिरी प्रोग्राम होगा। हमें 25वें में भी जाना पड़ सकता है, 26वें में भी जाना पड़ सकता है। अब मैं शहबाज़ा ये भी आपसे जानना चाह रही हूँ, ये इम्प्लीमेंटेशन, अमल दरामद एक ये ख़ास नुक्ता होता है और एक शिकवा भी हमसे रहा जो फॉरेन लेंडर्स होते हैं उनका, ये इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो ख़ास जोर दे रहे हैं, ये मैं खुसूसी तौर पे आपसे जानना चाह रही हूँ कि इनका गैर मुंतखब शख्सियत होना इनके लिए एक चैलेंज के तौर पे सामने आएगा, या मुश्किल तरीन फैसले भी अगर ये करते हैं तो इनके कोई पॉलिटिकल मोटिव्स उसके पीछे नहीं होंगे, बेशक एक सियासी हुकूमत को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा इनके लिए आसान होगा? आप क्या समझते हैं? देखिए, टेक्नोक्रेट के होने के एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज उसका ये होता है कि एक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन जो दी जाती है IMF की तरफ से, उसमें वो एक ह्यूमन जो आपकी पल्स होती है, आपके मैसेज की जो पल्स होती है, उसकी वो इतनी परवाह नहीं करते। उनको लगे कि मैक्रो इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स जो पाकिस्तान की ज़रूरियात है उसके मुताबिक ये फैसला ठीक है, तो वो फैसला कर गुजरते हैं। ये उनका एडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज ये एग्जैक्टली यही चीज़ उनकी डिसएडवांटेज भी बन जाती है कि जिस किस्म की वो चीज़ें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और उसमें उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते इसका मैसेज के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। क्या ये फैसले सारे मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि फैसले मोहम्मद औरंगज़ेब साहब कर रहे हो। एक तो IMF का मैंने आपको बता दिया, दूसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर होगा आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जितने भी मुश्किल फैसले होंगे उसको उसके ऊपर SIFC की स्टैंप होगी, एक चीज़। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो मोहम्मद औरंगज़ेब को लेके आए हैं, वो एक इकोनॉमिक टीम बिल्ड कर रहे हैं, वो एक इंडिविजुअल बिल्ड नहीं कर रहे हैं। अगर इसाक डार साहब वज़ीर ख़जाना होते तो वो एक इंडिविजुअल ड्रिवन अप्रोच ज़्यादा होती बजाय कि एक टीम बिल्ड अप्रोच होती। तो ये जो गाइडेंस अपनी लेंगे वो लेंगे प्राइम मिनिस्टर से लेंगे, और इकोनॉमिक टीम जो वो बिल्ड करेंगे उससे लेंगे, SIFC की सुपरविजन होगी और IMF की ये प्रिस्क्रिप्शन होगी। जो फ़र्क पड़ेगा इनकी अपनी ज़ात की हद तक, इनका आउटलुक और इनकी अप्रोच कैसी है। मुझे फ्रैंकली इनके साथ इंटरेक्ट करके उसमें मुझे ऐसा कोई चीज़ नहीं लगी कि इनकी कोई कॉम्प्रिहेंशन के इश्यूज़ हैं या इन चीज़ों को उनको समझना कोई मुश्किल चीज़ है। वो एक कैरियर बैंकर हैं, दुनिया भर में वो काम करके आ चुके हैं। जो वीक साइड इनकी एक हो सकती है, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि इनके पास वो पॉलिटिकल एक फायर वॉल नहीं होगी जो कि सारा प्रेशर जो रेजिस्ट करे। इनके लिए जो एक डेलिकेट चैलेंज मेरी नज़र में हो सकता है कि आपको पता, अभी तो ये वाला जो IMF का जायज़ा मिशन आया हुआ, इसमें आपको कोई बड़े मसले नज़र नहीं आएंगे। ये जो आप बातें सुन रही हैं, शराइत सुन रही हैं, ये इस प्रोग्राम के लिए नहीं है, अगले प्रोग्राम के लिए है। चैलेंज इनके लिए ये होगा कि IMF की तरफ से जो कहा जा रहा होगा उसको किस हद तक ये रेजिस्ट कर सकें, क्योंकि इनके ऊपर नेचुरली एक दबाव होगा डिलीवर करने का। तो क्या एक हद से ज्यादा रेजिस्ट करेंगे तो खतरे में डालेंगे अगले प्रोग्राम को, क्या ये जल्दी उनकी बात मान लेंगे तो और ज्यादा बोझ डाल देंगे। वो जो डेलिकेट बैलेंस चाहिए होगा IMF के दबाव का और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर दबाव डालना और लोगों के ऊपर मजीद बोझ डालना, वो डेलिकेट बैलेंस हासिल करने में इनको थोड़ा सा मसला हो सकता है। अब अंबर बहुत सी बातें वो करते हैं, मैं आगे अगर वक्त हुआ तो ज़रूर शहबाज साहब से भी बात करूंगी इसके ऊपर। बिजनेस चार्टर ऑफ बिजनेस का के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए पुरज़म दिखाई देते हैं, वो SIFC के तहत ही। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ये उनके लिए एक चैलेंज होगा। औरंगज़ेब साहब बतौर टेक्नोक्रेट, पार्टी की पॉलिसी जो हुकूमत में है इस वक्त, शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए जो पॉलिसी आती है, एक उनकी अपनी तरजीहात और पॉलिसी जो वाजे कर रहे हैं, और तीसरी इदारा जाती पॉलिसी, उनकी अपॉइंटमेंट के पीछे जो बहस है उससे आप भी वाकिफ़ हैं, वो हों या केयर टेकर जो साबका वज़ीर आला थे उनका इस काबीना के अंदर शामिल होना। तो आप समझती हैं कि इन तीन चीज़ों के दरमियान तीनों को साथ लेकर चलना एक चैलेंज होगा औरंगज़ेब साहब के लिए? मेरा ख्याल में कि जैसे मैंने ब्रेक से पहले भी कहा था कि अगर आपके पास सपोर्ट हो और जिस रास्ते से, जहाँ CV आपका मेल जिसके ज़रिए हुआ हो, मेरे ख्याल में वो एक बड़ा पावरफुल सपोर्ट भी होता है। और हमने जब हफीज़ शेख भी थे उस वक्त आपको याद होगा कि इमरान खान साहब असद उमर को जब हटाया गया था और हफीज़ शेख को लगाया गया था, तो हफीज़ शेख साहब ने जो उनका काम था, जो जिस वजह से उनको लगाया गया था, उन्होंने कर दिया था और घबराना नहीं है वगैरह वगैरह हमने सुना था। और अगर कोई प्रेशर था तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को महसूस हुआ था, क्योंकि लोगों के लिए ज़ाहिर मुश्किलात में उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ था। और फिर आपने देखा जब शौकत तरीन आए तो एक स्पेंड वाला उनका एक आउटलुक था जो हमने देखा।
जहाँ तक औरंगज़ेब साहब की बात है, उनकी गुफ्तगू मैंने पढ़ी, सुनी, देखी है। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ताकतवर हलकों की कुछ सपोर्ट है, और SIFC का, जैसे अभी शहबाज़ ने भी बात की थी, वो काफ़ी पावरफुल सपोर्ट होती है। जो मुश्किल मुझे लगता है कि जो ज़्यादा होगी, वो शहबाज़ शरीफ की हुकूमत की होगी, क्योंकि ये जो PDM की हुकूमत गुज़री थी, जो इनकम्बेंसी फैक्टर थी, जो महंगाई आपको नज़र आई थी, बहुत नुकसान पहुँचाया। अगर आपने ये भी देखा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो आउटलुक होता है, जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, वो स्पेंड की होती है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। तो ये जो तज़ाद है, ये मेरे ख़्याल में शहबाज़ हुकूमत या सियासी हुकूमत के लिए ज़्यादा होगा, टेक्नोक्रेट्स के लिए कम होगा। सही। मुशर्रफ साहब, इस पे आप भी कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे कुछ ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं है कि कोई टेक्नोक्रेट या कोई बैंकर ये ओहदा संभाल रहे हैं, तो आप समझते हैं कि कुछ मुख्तलिफ हो सकता है गिवन जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो माशी एतबार से जो प्रॉब्लम्स हैं, औरंगज़ेब साहब की गुफ्तगू या जो अभी यहाँ पे शहबाज साहब ने भी तफसीली तौर पर तज्जिया दिया, अंबर साहबा ने, उसके मुताबिक भी देखते हुए आप समझते हैं कि कुछ मुख्तलिफ हो सकता है या बुनियादी तौर पर वैसी फैसला साजी होगी? जो लोग ये फैसले करते रहे हैं कि करना था या 2024 के इलेक्शन में EMS को बंद करना था, ये जिम्मेदारी तो उनकी बनती है कि वो ये इस तरह के फैसले क्यों करते हैं और उसकी बदौलत इतनी कमज़ोर हुकूमतें क्यों आती हैं, और उन कमज़ोर हुकूमतों को चारों तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे देख के और फिर 3 दफा चारों कुल पढ़ के और फिर आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने आप पर फूंक के, अपने काबीना पे फूंक के, और फिर फैसला करना होता है कि किसको वजीरे खजाना बनाना है। ये मजाका खेज जो समा था इस हुकूमत का, जब ये फैसला कर रही थी, तो ये बहुत वाज़ेह था कि इस हुकूमत का अगर अपना फैसला होता तो इसहाक डार जो है वो वजीर खजाना होते, लेकिन क्योंकि इसहाक डार जो है उनको नहीं बनाना था वजीर खजाना, उन्हीं कुव्वतों ने जिन्होंने RTS और EMS वाले फैसले किए, तो फिर आपने बजाय उस फैसले की ताबीर करते हुए, उसको जो है मानते हुए, आपने उसके बजाय एक निहत्ते और मासूम एक तरह से प्रोफेशनल आदमी को वजीर खजाना बना दिया है, और डार साहब को उनके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जो है मुसल्लत कर दिया है। तो कौन माकूल शख्स जो है ये समझता है कि इस तरह की जो इक्वेशन है, जिसमें PTI सड़कों पे है, TV पे रोजाना जो है कोई ना कोई नया बयान, चाहे वो औरंगजेब के खिलाफ हो या डार साहब के खिलाफ या इस हुकूमत के खिलाफ, वो चलता रहेगा। बैनुल अक़वामी तौर पे जो है वो सब ये देख रहे हैं कि अंदर खाने क्या हो रहा है। तो इस पूरे उसमें कोई अच्छी उम्मीद रखना, और खास तौर पे उस उम्मीद का मोहम्मद औरंगजेब से मुंसलिक करना कि अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे, ये मेरा ख्याल है औरंगजेब के साथ बहुत ज्यादा ज़्यादती है। चलें जी, इस बात पे हम फिर एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। क्विक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का सवाल बहुत बड़ा उठ चुका है पाकिस्तान में, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आखिरी लम्हात है प्रोग्राम के, तीनों मेहमानों का एक एक क्विक कमेंट मैं अब चाहूँगी। जो अंबर, स्टार्टिंग विद यू, जो सर्विसेज एक्स की पाकिस्तान के अंदर बंद हैं, चोरों की तरह हम VPN यूज़ करके जो है वो एक्सेस कर रहे हैं ट्विटर को। मेरी नज़र में तो ये ख्याल था कि VPN इलीगल तरीका होता है, तो एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे काफ़ी अर्सा रेजिस्ट किया, लेकिन अब जब इस्तेमाल करना है तो हम उसके ज़रिए ही कर रहे हैं। और दूसरा मामला असद तूर का है, आप उनके साथ काम कर चुके हैं, हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, लेकिन सिर्फ इस हैसियत से नहीं, ये एक बड़ी वायलेशन हो रही है उनके राइट्स की। इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे लोगों का इत्तेफाक है। सो आप समझती हैं कि ये दोनों चीज़ें एक हुकूमत के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर आ रही हैं, एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म के तौर पे आ रही हैं, और साथ ही चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने डिसओन किया इस अमल को जो असद तूर के खिलाफ मामला चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद चल रहा है अभी तक, ना ही उन्होंने कोई एक्शन लिया। आप कैसे देख रही हैं इसको? जी, निगरान हुकूमत पे डाल दिया गया था ट्विटर या एक्स की बंदिश, और अब अताउल्लाह तारर साहब भी कहते हैं कि खुला हुआ है, सब VPN इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं। एक तरफ से कहते हैं कि ये लीगल काम है, गैर कानूनी तौर पर VPN इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बताएं कि ट्विटर पे कितने लोग फीसद पाकिस्तान की जो आबादी इस्तेमाल करती है? 10% ज़्यादा से ज़्यादा। क्या हासिल हो रहा है? कुछ हासिल नहीं हो रहा, बदनामी हासिल हो रही है, और ये इस वजह से किया जा रहा है, ट्विटर बंद किया जा रहा है, क्योंकि रियासत के पास कोई दूसरा बयानिया नहीं है।
पेश करने के लिए। जैसे ही जो उनको कुछ मिल जाएगा शायद तब वो खोल देंगे। यूट्यूब पे इससे पहले बंद किया था क्योंकि आपके पास काउंटर नैरेटिव नहीं था या काउंटर कोई मेजर नहीं था। फिर असद तूर की बात है, मैं तो इतना ही कह दूंगी कि असद तूर की FIR अगर आप पढ़ के देखें और जो जाहिर है जो प्रोसीडिंग्स अभी तक हुई हैं, जिस तरीके से कंडक्ट की गई हैं, आप एक ही सवाल पूछ सकते हैं कि एक शख्स से पूरी रियासत दहशतगर्दी की शिकार हो गई है। क्या वो उसका कुछ एक यूट्यूब चैनल बोलना, ट्वीट करना, उसकी वजह से रियासत कमजोर पड़ गई है? क्या फायदा हो रहा है? आप मिसाल बना रहे हैं, बाकी लोग जो बोलना चाहते हैं वो अभी भी बोल रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। मैं इतना झूठ आपको यूट्यूब पे मिलता है, कोई रुक नहीं रहा असद तूर की बंदिश की वजह से। उनकी वालिदा जो है, जिनकी कफील है वो, उनका ही कुछ ख्याल कर लें। आप किसी को मिसाल नहीं बना रहे, जिन्होंने झूठ बोलना है वो अभी तक बोल रहे हैं। जी, वो और वालदा उनकी इस उम्र में अदालतों के चक्कर लगा रही हैं। क्लोजिंग कमेंट जैदी साहब आप अगर इसके ऊपर दीजिए। एक ऑस्ट्रिच सिंड्रोम का शिकार तो हमारे फैसला साज रहते ही हैं, शतरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा लेने हैं, तो इसमें बदनामी का ही सबब होगा या इसी तरह चलता रहेगा? आप क्या इसके ऊपर कहेंगे? इस पे मेरा ख्याल है कि कोई इतना जो अंबर ने कहा है उसके बाद कहने की गुंजाइश नहीं है। ये मैं जरूर कहूंगा कि ये जो सिलसिला है ये ना असद तूर पर खत्म होना है और ना ट्विटर या एक्स पे। पूरी दुनिया में जो रियासतें हैं वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही और इस टेक्नोलॉजी के साथ उनका जो ताल्लुक है उसको फ्रेम नहीं कर पा रही। अमेरिका में टिकटॉक के ऊपर वो पहले उनकी ओनरशिप को चेंज करवाया और अब वो मुकम्मल तौर पे उसको बैन करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बयानिया टिकटॉक पे आ रहा है उसका मुकाबला जो है वो अमेरिकी रियासत नहीं कर पा रही। इशू शायद ये नहीं है कि जो बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाती है कि वो कोई बहुत अच्छी है या उसमें कुछ हक़ाइक़ हैं या वो कोई बहुत साफ शफाफ है। इशू ये है कि उसके काउंटर नैरेटिव का भी इशू नहीं है। यहाँ पे मैं अंबर से इत्तेफाक नहीं करूंगा। इशू सिर्फ ये है कि किसी भी माशरे में एक ऑर्डर होना जो है वो लाजिम है। ऑर्डर का ना होना जो है उसको, जो अरबी में लफ्ज है वो फितना, जिसको हम उससे बहुत सारी चीजें अखज़ करते हैं। मेरा मकसद वो सारी चीजें अखज़ करना नहीं है, लेकिन या तो ऑर्डर होगा या डिसऑर्डर होगा। ऑर्डर एस्टैब्लिश करना रियासत का काम है। क्या ये जो हो रहा है, असद तूर को जेल में रखना, बावजूद इसके कि जो ठेके पे लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली असद तूर ने अगर झूठ बोला तो ठेके से आउटसाइड जो है झूठ बोला। जो ठेकों पे झूठ बोल रहे हैं वो अभी बोल रहे हैं। अंबर ने बिल्कुल तो आया। तो क्या सिर्फ इशू रियासत का ये है कि आप सिर्फ ठेका लेके झूठ बोल सकते हैं, या झूठ बोलना इशू है, या सिर्फ एक पार्टी या एक दफ्तर या एक जो है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या कोई और अहदेदार हो, उसकी इज्जत का इशू है? झूठ से है या पसंद के झूठ से? बिल्कुल सही। सॉरी सर, मैं जैदी साहब आपने बड़ी अहम बात की है, मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है, और आपकी इसी बात को इंडोर्स करते हुए कि इस चीज़ के ऊपर बनने की ज़रूरत है कि झूठ आपकी पसंद का हो तो तब कोई कार्रवाई नहीं होती, और मुबैना झूठी कहूँगी मैं उसको, वो अपनी रिपोर्टिंग के ऊपर कायम रहते हैं। असद साहब, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुशर्रफ जैदी साहब, अंबर शमसी साहबा और शहबाज राणा साहब, इस प्रोग्राम में आप लोग शरीक हुए और अपनी कीमती राय का इजहार किया। आज के लिए इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़।